हमारे सेकंड सेशन में हम देखेंगे कि जनरल नॉलेज करंट अफेयर में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो जनरल नॉलेज तो ओवरऑल एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसके वास्ट एरियाज हैं, उसमें पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम शार्ट होगा। तो हम वो चीजें जो है पढ़ना चाहिए जनरल नॉलेज में जो कि हमारे काम की हो। तो जनरल नॉलेज में हम डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन, हमें अपनी मालूमात पूरी होना चाहिए। रीजनल इंफॉर्मेशन जो है पूरे रीजन की होना चाहिए। और प्रोविंशनल हमें जैसे हम प्रोविंस सिंध से बिलोंग करते हैं तो हमें सिंध के बारे में जो है थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। सिंध की जो पर्सनालिटीज हैं, प्लेसेस हैं या इवेंट्स जो हुए हैं वो हैं, कल्चर है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो उनको थोड़ा बहुत सर्च करना चाहिए। आगे मैं भी यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज वो शेयर करूंगा आपके साथ, और आप भी ट्राई करना अपनी तरफ से इन चीजों को कवर अप करने के लिए। करंट अफेयर में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर में जस्ट वही जो कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ हो, और या तो कोई बड़ी कोई कॉन्फ्रेंस हुई हो, बड़ी कोई जो है इवेंट हुआ हो, कोई सहा हुआ हो, वो होगा। और सिंध से रिलेटेड है, अगर कोई हमारी जो गवर्नमेंट की कैबिनेट है उसमें कोई चेंज आई हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, इस हवाले से मेयर्स जो अभी इलेक्शन हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के, तो उनका जो मेयर है तो उनके हवाले से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकते हैं वो। कंट्री लेवल के क्वेश्चन भी यही इस तरीके के जो चेंजेस आई हैं उसके हवाले से होना चाहिए। और वो जो हमारी गेम्स हैं, इंटरनेशनल गेम्स, तो उनके हवाले से क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं। या इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस की हुई हो, जैसे शंघाई कोऑपरेशन है या कोई और जो है उनके हवाले से, तो वो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे लेटर। बट आपके जहन में ये चीजें होना चाहिए कि करंट अफेयर जस्ट इन चीजों में से होता है। बाकी इंटरनेशनल अफेयर है तो इंटरनेशनल अफेयर में भी सेम तरीके से हमें चीजें देखना चाहिए। अगर कोई किसी के मुल्क में अभी कोई इलेक्शन हुआ हो तो उसका प्राइम मिनिस्टर और जो है प्रेसिडेंट कौन है, कौन मुंतखब हुआ हो, तो उन चीजों को देखना चाहिए। और उनका कोई सफीर हो तो उन हवाले से, या किसी इंटरनेशनल कंट्री ने यूनिसेफ को, यूएनडीपी को या किसी को फंडिंग की हो, या उसी ने कोई पाकिस्तान में कोई प्रोग्राम लॉन्च किया हो, तो उस हवाले से भी क्वेश्चन थोड़ा देख लेना चाहिए और वो पूछ सकती हैं। मोस्टली क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम, जो पहले जितने भी इंटरव्यू हुए हैं तो उनमें उन्होंने जो एक ट्रैक था जिस पे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पहले मैंने बताई थी कि आपका जो रिटन पेपर हुआ है, रिटन टेस्ट पेपर, आप उसे अच्छे से पढ़ लें। उसके जो इतने चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देख लें कि उन ऑप्शंस का जवाब क्या हो सकता है। क्वेश्चन का एक तो करेक्ट ऑप्शन है, बाकी जो है इनकरेक्ट है तीन, तो आप उन तीन को पढ़ लें कि वो क्या होते हैं। तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है एक अच्छा सा रटा हुआ हो, आपके जहन में वो समझा हुआ हो, जैसे हो सकता है काफी क्वेश्चन वहीं से ही अराइज होते हैं उनको। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपसे पूछते हैं कि आपकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन कौन सी है। तो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के लिए अगर आपने आईसीयू में किया है, कार्डियक में किया है, पीड्स में किया है, साइकाट्रिक में किया है, तो आप अपनी स्पेशलिटी वाले सब्जेक्ट को अच्छा कवर कर लें। और मोस्ट प्रोमिनेंट, इंफॉर्मेटिव, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, आप उन चीजों को जो है कवर अप करें। फॉर एग्जाम्पल किसी ने साइकाट्रिक में किया है तो साइकाट्रिक में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ऑप्शन जो कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं, उसके अलावा जो कुछ टर्म्स होते हैं जो यूज होते हैं साइकोलॉजी में, हालुसिनेशन है, डिलीरम है, डिल्यूजन है, इस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं इनको कवर अप करना चाहिए। और पीड्स के हवाले से तो आपको पीड्स में वैक्सीनेशन अच्छे से आना चाहिए। वैसे भी सबको ये थोड़े थोड़े बहुत चीजें देखना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट वही सबके होते थे डिप्लोमा तक। तो पीड्स में वैक्सीनेशन होना चाहिए। डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो आना चाहिए, एजेस जो हैं। उसके अलावा न्यूनेटोलॉजी अच्छे से आना चाहिए। और जो पीड्स की मोस्ट कॉमन डिजीजेज हैं जैसे नमूनिया है, मीजल है, ब्रोंकोलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है,
प्लूराइटिस है, प्लूरिसी है, तो इस किस्म की जो डिजीज है वो पीड्स की, वो जरूर आना चाहिए। और उसके अलावा कभी कभी वो स्पेशलिटी को इतना टच ना भी करें तो एक्सपीरियंस को टच बहुत करते हैं, सवाल बहुत पूछते हैं। तो जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आप बता रहे हैं कि मेरा जब इंटरव्यू इंट्रोडक्शन में, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस में और करंटली वर्किंग, ज्यादातर जो फोकस रहा पिछले इंटरव्यूज में वो इस पे रहा। प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका क्या है और आप अभी करंटली जो कर रहे हैं जॉब, तो उसमें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसमें आप केस कौन से देखते हैं, उन केस में फिर वो डीप में भी थोड़ा क्वेश्चंस को लेकर जाते हैं। तो मोस्टली आप जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको उसकी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और क्योंकि उसमें हमें नॉलेज ज्यादा होती है, तो आप उसको थोड़ा बहुत उनको फोकस करवाएं। यस मंगन दास, मैं आता हूँ इस पे, जनरल 4 ईयर जनरल जिन्होंने किए उनके लिए क्या है जी। तो वो एक्सपीरियंस जो है और करंटली वर्किंग को बहुत टच करते हैं। और पिछली दफा बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ यही हुआ कि उनसे सिर्फ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो जो है उसके एक्सपीरियंस से और उसके करंटली वर्किंग से मोस्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उससे पूछे गए थे। बाकी जिन्होंने जनरिक की है, तो जनरिक नर्सिंग वालों ने, क्योंकि उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं होती, मगर उनके सब्जेक्ट वही सेम होते हैं सबके। पहले ये था कि 3 ईयर डिप्लोमा और उनमें लेंथी सब्जेक्ट होते थे, अब सेमेस्टर वाइज हो गया तो उनके थोड़े शार्ट सब्जेक्ट हो गए और सब्जेक्ट ज्यादा हो गए, तो सेम सब्जेक्ट कवर अप हो जाते हैं। उनसे ये स्पेशलिटी का क्वेश्चन नहीं होता क्योंकि उनकी डिग्री ही स्पेशलिटी की नहीं होती। तो उनसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं मोस्टली उनसे नर्सिंग केयर प्लान से जो है क्वेश्चन किए जाते हैं, नर्सिंग असेसमेंट से क्वेश्चन किए जाते हैं। ये क्वेश्चन उनके साथ थोड़ा ज्यादा किए जाते हैं, और उनका जो करंटली वर्किंग और एक्सपीरियंस है उससे क्वेश्चन ज्यादा किए जाते हैं। तो जिनकी बीएसएन है, जनरल के बीएससी नर्सिंग, तो उनके हवाले से वो स्पेशलिटी और इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होते, वो उनके सब्जेक्ट और करंटली जो वर्किंग है और एक्सपीरियंस है उससे किए जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपने डेली बेसिस पे जो है स्टडी करना है। और कल मैंने एक वॉइस ग्रुप में आप लोगों को दिया था कि आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अच्छे से कवर करने अब से स्टार्ट करें। आर्ट उसमें जो सिस्टम है, आप उन आर्ट सिस्टम को एक सिस्टम रोजाना या 2 दिन में करें, फिर भी आप इंटरव्यू, आपने इंटरव्यू तक उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके आपका बेस जो है वो रिवीजन हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से मिलते हैं और उसके बाद वो डिजीजेस पे जाकर खत्म होते हैं। तो वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। आर्ट्स जो सिस्टम है, आप उनके डीप में ना भी जाएं तो उनका जो सुपरफिशियल है रिवीजन जरूर कर लें। उसके साथ एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल, आप नर्सिंग बहुत छोटी सी नोट्स होते हैं या बुक्स हो जिसके पास हो, तो उसका सुपरफिशियल रिव्यू आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन लगेंगे, तो वो भी कर ले। क्योंकि आप जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पिछली जो है इंटरव्यूज में कौन से क्वेश्चन पूछे जाए। तो उसके अलावा आपको उससे फायदा ये होगा कि जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसके और उससे जो मिलती जुलती चीजें हैं, तो आप उनको भी थोड़ा पढ़ लिया करें। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया 2020 वाले इंटरव्यू में, वो था फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पे वो एक क्वेश्चन कर रहे थे और उस पे आपको डिटेल बतानी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। और ऑलमोस्ट मेजॉरिटी कैंडिडेट से यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया। कभी कभी ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन होते हैं उनके, और उनमें से क्वेश्चन से वो घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, एक उनके पास लिस्ट बनी होती है। कभी ऐसा भी होता है कुछ, ये डिपेंड करता है जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है उस पे। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग स्टार्ट होती है, जो मॉडर्न फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से, जो जिसका डेट ऑफ बर्थ 12 मई 1820,
और वो प्लेस कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो वो इटली फ्लोरेंस में हुई पैदा। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल गॉट ट्रेनिंग एट केसर बर्थ हॉस्पिटल इन जर्मनी। फ्लोरेंस नाइट वर्किंग विद 38 nurses in care to injured soldier of German war in 1854 by the permission of Minister of War Sir Sidney Herbert। और जब ये वहां पे केयर दे रहे थे उसको सोल्जर्स को, तो वहां पे हॉस्पिटल में जो डेथ रेशो था वो 42 था। और फ्लोरेंस को लेडी ऑफ लैम्प क्यों कहते हैं, कभी क्वेश्चन ये भी हुआ था कि व्हाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज कॉल्ड लेडी विद लैम्प, बिकॉज शी विजिट्स एट नाइट विद लैम्प एंड केयर द पेशेंट बाय टेकिंग द लैम्प इन द नाइट शिफ्ट। In June 1860, Florence Nightingale started a school at Thomas Hospital, England, and later on she died on August 13, 1910। तो क्योंकि ये मॉडर्न फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग है, तो आपके इसके जो 3-4 पहलू हैं फाउंडेशन के और उसके बारे में, तो ये होना चाहिए और इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा याद करना चाहिए। उसके बाद ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन किया जाता है और मोस्ट ये इमेज किया जाता है कि हर इंटरव्यू में तकरीबन इस क्वेश्चन का किसी ना किसी तरीके से टचअप जरूर होता है। व्हाट इज नर्सिंग केयर प्लान एंड इट्स कंपोनेंट। तो नर्सिंग केयर प्लान इज अ केयर प्लान which is made by scientific nurse for achieving the goal। तो कोई भी डेफिनेशन हो, आप उसे एग्जैक्ट नहीं लेना, जस्ट उसका सेंस निकलता हो, आप अपने तरफ से बनाना, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि वो फिर आपके जहन में होती है और आप बता सकते हैं। नर्सिंग केयर प्लान के कंपोनेंट के हवाले से 5 मेन कंपोनेंट्स है: असेसमेंट, डायग्नोसिस, आउटकम, इंटरवेंशन, एवोल्यूशन। आप अपने जो आंसर है उसको अपनी मेथोडोलॉजी से बता सकते हैं, जस्ट आपको आंसर देना है, और कोई भी क्वेश्चन हो जितना पूछा जाए उससे आगे कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि हम इंटरव्यूअर को समझाने के लिए क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम जस्ट उसे अपना आंसर दे रहे हैं। तो इसलिए जितना क्वेश्चन, कुछ लोग होते हैं फिर असेसमेंट के कंपोनेंट भी बताना शुरू कर देंगे कि असेसमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं, डायग्नोसिस और जो है आउटकम या एस्पेक्ट, इंटरवेंशन और रीड। तो इसको आपने जितना आंसर पूछा गया है हर सवाल का सिर्फ उतना ही आंसर देना है। अगर वो पूछते हैं कि कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट, तो फिर आप कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट बताएंगे। ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था, जो शायद वो कुछ इंटरव्यूअर जो होते हैं उनके जहन में ये होता है कि इनको कभी कभी बेसिक चीजें नहीं आती। तो नर्स, व्हाट डिफाइन नर्स एंड डिफाइन नर्सिंग, जितने भी कैंडिडेट गए उनके 80% से ये क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन नर्सिंग, डिफाइन नर्स। जब भी वो देखते हैं कोई कैंडिडेट ज्यादा हेजिटेट हो रहा है, तो उसे वो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन तक लेकर आते हैं। और ज्यादातर लोगों का जब जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता इंटरव्यू का, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है, तो इस वजह से। और बहुत सारे, मैंने बताया कि जैसे 80% कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया। तो अकॉर्डिंग टू WHO, आप जब कोई भी आंसर दें, अगर उसको कहीं से रेफरेंस कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन जो आंसर होता है वो और स्ट्रांग होता है और रिलायबल होता है, और जो आगे वाला पूछने वाला होता है वो सेटिस्फाइड होता है। जैसे आप बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू WHO, तो ये डेफिनेशन मीन्स WHO वालों ने बनाई है, यूनिसेफ वालों ने बनाई है, नर्सिंग काउंसिल वालों ने बनाई है। तो इस तरीके से अगर आप किसी चीज का कहीं से रियल अगर रेफरेंस हो तो वो देना चाहिए। Nursing is an art and science, knowledge, skill, and attitude aimed at assisting the individual, families, and community in health। बहुत सारे तरीकों से आप इसका जवाब दे सकते हैं, और जिस तरीके से आपको इजी लगे आप उस तरीके से दे सकते हैं। नर्सिंग इज एन आर्ट एंड साइंस in which practitioner applies
knowledge, skill, attitude and provision of comfort and care of sick and health। तो इससे अलावा भी आप अपनी किसी भी तरीके से डेफिनेशन बता सकते हैं, मगर उसका सेंस निकलना चाहिए। ये भी क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया कि डिफाइन नर्स, व्हाट इज नर्स, या डिफाइन नर्स। तो नर्स इज अ पर्सन who cares individual, community or population which are unable to care themselves. Nurse is a skilled professional, license holder individual who cares mentally, physically, socially and spiritually sick person। तो आप और भी तरीके से इस डेफिनेशन को बता सकते हैं, मगर आपके पास थोड़ी बहुत डेफिनेशन बनी होना चाहिए अपनी वर्डिंग में ही। अपने एक बुक बनाते जाएं, एक कॉपी बनाते जाएं, और जो प्रीवियस क्वेश्चन है या जो हमारी डिस्कशन हो रही है आप रिकॉर्डेड लेक्चर से भी सुनते और उन पे नोट करते जाएं। जनरल नॉलेज से और करंट अफेयर तो 2020 में, और उसके पहले जो है सीपेक एक बड़ा बिग एक स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कभी कभी चीजों का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, स्टैंड बाय, वो जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है या बाकी टर्मिनोलॉजी है, तो इसके भी। तो सी पैक मीन्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसका जो स्टार्ट हुआ था 22 मई 2017 एंड विल एंड, तो अभी एंड इसका जो है एक्सटेंशन हो गई है। तो ये चीजें आप थोड़ा, आपके लिए क्वेश्चन है और ये सर्च करके ग्रुप में रखना। क्लिनिकल फीचर ऑफ कोविड-19। तो मुमकिन है जब उस वक्त कोविड-19 का ज्यादा इशू था और ये एक पैंडेमिक डिजीज थी, तो इस वक्त जैसे दूसरी डिजीज का कोई स्प्रेड होता है, अभी मलेरिया का बहुत सा है, तो उस पर भी पहले भी क्वेश्चन पूछे गए थे और अभी भी आस्किन हो सकते हैं। और जो चिकनगुनिया है उसके हवाले से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट। अभी जो है मॉकी पॉक्स का जैसे आउटब्रेक हो रहा था, तो मॉकी पॉक्स के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मीन्स करंटली जो डिजीज ज्यादा स्प्रेड हुई है, जिसके ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, तो उसके हवाले से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और ऐसे समझो वो कंपल्सरी क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है। तो क्लिनिकल फीचर्स में जनरली symptoms are resembling with pneumonia, likewise high grade fever, cough, sore throat, headache and sometimes tasteless and suffocation, hypoxia, myalgia and स्नीजिंग एंड रनी नोज। तो मेन जो सिम्टम थे उसके कोविड के यही होते हैं। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और ये हमारे ब्रेन के बेस के टेम्पोरल रीजन के ऊपर जो है रखा हुआ एक स्मॉल पीर शेप ग्लैंड होता है। इसके टू लोब्स होते हैं जिनको हार्मोन्स जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो एक कुछ हार्मोन जो है वो एंटीरियर पार्ट से, आगे वाले हिस्से से प्रोड्यूस होते हैं, और दूसरे जो होते हैं पोस्टीरियर पीछे वाले हिस्से से उसके हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो हार्मोन्स ऑफ, व्हाट आर द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? ACTH, TSH, LH, FSH, PRL, GH। एडर्नोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और ADH, एंटी डायरेटिक जो है हार्मोन होता है, ADH जो प्रोड्यूस होता है। तो दो हार्मोन, कभी कभी सिर्फ नंबर्स में पूछा जाता है कि हाउ मेनी हार्मोन्स रिलीजेस फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तो मेनली 6 हार्मोन
secreted from anterior pituitary and 2 hormones secreted from posterior pituitary. Define CNS. The CNS is a short form of central nervous system. हमारे पास नर्वस सिस्टम जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्प्रेड साइड्स 2 जो है पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा स्पाइनल और ब्रेन आ जाता है, और बाकी जो हमारी पेरिफेरल लिम्फ्स हैं उसमें peripheral nervous system consists करता है. The CNS is a part of nervous system which consists of brain and spinal cord. BCG के हवाले से मोस्टली हर नर्सिंग की जो टेस्ट होती है वो इवन एनजीओज की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की हो, रिटन टेस्ट में भी हर दफे क्वेश्चन आते रहते हैं और इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछा जाता है. तो बेसिलाए कालमेट यूराइन BCG स्टैंड फॉर, इसके ऊपर पिछली जो है इंटरव्यूज में 2-3 तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा गया कि BCG स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है, BCG कब लगती है, और BCG का डोज क्या होता है, इसका रूट क्या होता है. तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे पिछली बार. तो BCG बेसिलाए कालमेट यूराइन, this vaccine is given at the birth to protect against tuberculosis. Its dose is 0.05 ml and route is intradermal on left deltoid muscle internationally. कभी कभी आप देखेंगे तो आप जो लोग हैं उनको स्केयर जो है राइट साइड पे होगा, पाकिस्तान में जो है वो राइट साइड पे लगाया जाता था, और क्योंकि इंटरनेशनली जो इसका स्टैंडर्ड है और बुकिश जो है वो लेफ्ट साइड पे लगता है. EEG, ECG, EEG और ECG का जैसे आपको पता है कि EEG जो है ब्रेन की जो एक्टिविटी है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ब्रेन की एक्टिविटी को डिटेक्ट करती है, और ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है हार्ट की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है उसको मेजर करती है या डिटेक्ट करती है. तो ये भी पूछा जाता है कि EEG किस लिए की जाती है, मतलब कि वो ब्रेन के लिए की जाती है, ब्रेन की एक्टिविटी के लिए की जाती है, और उसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था और पिछली टेस्ट में इस पे भी रिपीटेड क्वेश्चन आए थे. तो आप ज्यादा जो है जो चीजें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड चीजें कवर अप कर सकते हैं. व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? लाइकवाइज जैसे एक नेटवर्क होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, इस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसमें जो है क्लियर वाटरी फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट करता है, और ऑलमोस्ट लिम्फ आर्गान जो है, अगर लिम्फ सिस्टम को देखें तो लिम्फ आर्गान जो है हमारे जो होते हैं वो स्प्लीन होती है, थाइमस ग्लैंड होता है और लिम्फ नोड होते हैं. उनमें से वो जो हमारे लिम्फ का जो सिस्टम होता है इसका जो मेनली फंक्शन होते हैं वो ये होता है कि हमारे टिश्यूज को वो वेट रखते हैं, ड्राई होने से बचाते हैं. उसके अलावा जो हमारे लिम्फोसाइट सेल हैं जो हमारी इम्यूनिटी बनाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल का पार्ट है, उनकी मैच्योरेशन भी थाइमस ग्लैंड और लिम्फ नोड में होती है. जब किसी पार्ट में हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो लिम्फ नोड जो है हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं, और उस वजह से स्वेल हो जाते हैं कि उसमें लिम्फ जो फ्लूइड है और जो लिम्फोटिक सेल है वो ज्यादा जो है कलेक्ट हो जाते हैं, और वो फाइट करने के लिए उस इन्फेक्शन के लिए. कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि वो बॉडी का कौन सा पार्ट है जहाँ पे लिम्फ नोड ज्यादा होते हैं, तो वो हमारे एब्डामिन वाला जो पार्ट है उसमें लिम्फ नोड सबसे ज्यादा होते हैं. ये लिम्फ जो है वो हमारे वही ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है उसमें से वो वाटरी क्लियर फ्लूइड जो है वो उसकी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं उससे लीक होता है और वो एब्जॉर्ब होता है, और हमारे जो बाथ करवाता है, जो हमारे टिश्यूज हैं उन तक जाकर समझो कि बाथ करवाता है, उनको वेट रखता है. तो lymphatic system is network of tissue, vessel and organ that work together move a colorless watery fluid called lymph. Lymph is a fluid. जैसे हमारे पास ब्लड है और ब्लड वो सर्कुलेट करता है
लाइकवाइज लिम्फ एक क्लियर वाइटी फ्लूइड होता है जो सर्कुलेट करता है लिम्फेटिक वेसल्स में। ईपीआई पे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और ईपीआई का शेड्यूल आपको याद होना चाहिए, चाहे आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है पीडियाट्रिक में या आप जनरिक के हैं या आपकी कोई भी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है, ईपीआई पे क्वेश्चन अक्सर करके पूछते हैं। ईपीआई क्या है, ईपीआई का जो टारगेटेड डिजीज है वो कौन सी है, ईपीआई की वैक्सीनेशन शेड्यूल कौन सा है। ये जिनकी पीड्स में स्पेशलिटी है वो उनको तो बिल्कुल याद करनी है, उसके अलावा भी जो है वो इनको थोड़ा देख लें। तो expanded program on immunization in Pakistan, this program was started in July 1978 with the help of WHO and UNICEF. Its targeted diseases tuberculosis, tetanus, diphtheria, pertussis, measles, polio, hepatitis and HIV. तो हमारा जो एक सेशन होगा उसमें हमारी जो जितनी भी बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोअल, जूनोटिक, इस किस्म की जितनी भी डिजीजेज हैं हम उनको थोड़ा कवर अप कर लेंगे, क्योंकि उनसे हमें समझो कि 10% क्वेश्चन इनसे कम्युनिकेबल डिजीज से, या जितनी भी वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, प्रोमिनेंट डिजीज है, प्रॉन डिजीज है, उनसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। उनके इंक्यूबेशन के हवाले से, उनके साइन सिम्टम के हवाले से, पॉजिटिव एजेंट के हवाले से, तो उनको हम आगे जाकर कवर करेंगे और इस शेड्यूल को भी कवर करेंगे। नेम द हार्ट चेम्बर्स। As we know, there are 4 heart chambers. 2 upper are atrium and 2 lower are ventricles. Atrium are receiving chambers and lower ventricles are distributing chambers. So heart wall, name the heart walls: tricuspid valves, pulmonary valve, mitral valve, aortic valve। ये 4 जो हैं वाल्व होते हैं। वा और हार्ट के 3 वाल होते हैं, वाल्व और वाल्व। वाल्व जो है वो वन वे फ्लो, एक रास्ता होता है जिससे ब्लड गुजरता है, और हार्ट के जो वाल हैं वो उसकी दीवारें, समझो उसको जो जो तहों से जो बनी हुई है उसको वाल कहेंगे। तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम में पेराइटल और विजरल 2 मेम्ब्रेन होती हैं, जो जिनके अंदर सीरस फ्लूइड होता है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है बाहर के प्रेशर से बचने के लिए। वेयर ब्लड प्यूरिफिकेशन टेक प्लेस। कभी ट्रिकी जस्ट 1 और 2 सिलेबली क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वेयर ब्लड प्यूरिफिकेशन टेक प्लेस, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन टेक प्लेस इन किडनीज। द वेस्ट मटेरियल इन ब्लड आर एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन। तो ये कुछ आज के क्वेश्चन थे। जैसे हम वाल वाल की बात कर रहे थे, तो वाल जो होते हैं, जब कोई हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन और इस पे क्वेश्चन आता है, तो एक्चुअली डैमेज होता है हमारी कार्डियक मसल का, जिसको मायोकार्डियम कहते हैं। तो उन पे भी क्वेश्चन आए हैं। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आज के हमारे ये क्वेश्चन थे और इनसे रिलेटेड जो चीजें थी। तो अब आपके हमारे 7-8 मिनट बढ़ते हैं, तो इसमें हम आपके कोई क्वेश्चन हो इनके रिगार्डिंग इंटरव्यू के, तो हम डिस्कस करें इसमें।